मध्य पूर्व एक बार फिर आग की लपटों में घिर गया है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। ट्रंप इसे शानदार सैन्य सफलता बता रहे हैं, जबकि दुनिया भर में इस हमले की आलोचना हो रही है। ईरान भी चुप नहीं बैठा, जवाबी हमले शुरू हो चुके हैं। यह सिर्फ हमला नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की आग है। आज के इस बुलेटिन में हम जानेंगे, क्या ईरान इजराइल टकराव अब अमेरिका बनाम ईरान युद्ध में बदल चुका है। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ में अमरिंदु उपाध्याय। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल लाते हुए अमेरिका ने शनिवार देर रात ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हवाई हमला कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को शानदार सैन्य सफलता बताया और दावा किया कि ईरान की परमाणु सुविधाएं पूरी तरह से नष्ट कर दी गई हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इसराइल के हवाई हमले में साथ देकर कूटनीति का विश्वासघात किया है। व्हाइट हाउस से जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब समय आ गया है कि ईरान शांति स्वीकार करे, अगर नहीं तो आगे के हमले कहीं और ज्यादा बड़े और आसान होंगे। उन्होंने चेताया, अब भी कई लक्ष्य बचे हैं, अगर ईरान पीछे नहीं हटा तो अमेरिका और हमले करेगा, पूरी सटीकता, गति और कौशल के साथ। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी हमले को ताकत से शांति की नीति का परिणाम बताया। नेतन्याहू ने कहा कि आज रात अमेरिका ने दिखा दिया कि पहले शक्ति आती है फिर शांति। ट्रंप ने साहस दिखा दिया। उधर अमेरिका के अंदर से ट्रंप के खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे हैं। हाउस डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफरीज ने कहा कि ट्रंप ने कांग्रेस से अनुमति नहीं ली और किसी भी विपरीत परिणाम के लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। हकीम जेफरीज ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व में शांति का वादा किया था, लेकिन आज युद्ध का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारे सैनिक अब गंभीर खतरे में हैं। ट्रंप ने देश को गुमराह किया है और अब उन्हें ही जिम्मेदारी लेनी होगी। इधर ईरान पर अमेरिकी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो रही है, चिंताएं जताई जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईरान पर अमेरिकी हमला बेहद चिंताजनक है। यह संघर्ष बेकाबू हो सकता है और आम नागरिकों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। गुटेरेस ने कहा कि सैन्य समाधान संभव नहीं है, केवल कूटनीति से ही उम्मीद है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डिएज कैनेल ने कहा कि हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और मध्य पूर्व को बड़े संकट में धकेलता है। चिली के राष्ट्रपति ग्रेवियल बोरिक ने अमेरिकी हमलों को अवैध बताया। उन्होंने कहा कि ताकत का मतलब यह नहीं कि आप नियम तोड़ें, अमेरिका भी इससे अलग नहीं है। चिली सरकार ने 1949 जिनेवा सम्मेलन का हवाला देते हुए परमाणु ठिकानों की रक्षा की बात कही और राजनयिक समाधान की अपील की। ईरान ने अमेरिका की कार्रवाई को खतरनाक युद्ध की शुरुआत बताया, तुरंत इजराइल पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। फार्स समाचार एजेंसी के अनुसार ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 की 20वीं लहर में लंबी दूरी की मिसाइलें दागी गईं। इनका लक्ष्य बेन गुरियन हवाई अड्डा, जैविक अनुसंधान केंद्र, रसद अड्डे, कमांड व नियंत्रण केंद्र थे। ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव, नेस जियोना और हाइफा में आवासीय क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। इजरायली बचाव सेवाओं के अनुसार 27 लोग घायल हुए, जिनमें एक की हालत गंभीर है। उधर यमन के हूथी समूह ने भी अमेरिका को चेताया है। हौथियों ने कहा कि वॉशिंगटन को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी, जवाबी कार्रवाई सिर्फ समय की बात है। यमन की विद्रोही सरकार ने कहा कि वे अपने सशस्त्र विंग द्वारा एक दिन पहले की गई उस प्रतिज्ञा का समर्थन करती है, जिसमें कहा गया था यदि वाशिंगटन ईरान पर हमला करता है तो वे लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर हमले करेंगे। ईरान पर अमेरिका द्वारा हमला किए जाने के बाद सरकार ने एक बयान में कहा कि हम सशस्त्र बलों की इस घोषणा के प्रति यमन गणराज्य की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं कि वे लाल सागर में अमेरिकी जहाजों और युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी आईएईए ने पुष्टि की है कि अमेरिकी हमलों के बावजूद फोर्डो, नतांज और इस्फहान के आसपास विकिरण स्तर में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई है। ईरान पर अमेरिकी हवाई हमलों पर हमास ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हमास ने अमेरिकी हमलों को अप्रकट आक्रमण बताया और कहा कि अमेरिका इजराइल के एजेंडे पर आंख मूंद कर चल रहा है, यह अंतर्राष्ट्रीय खतरे के लिए खतरा है। इराकी सरकार ने भी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा यह हमला क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा जोखिम है, कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। उधर इजराइल में 7 जुलाई सरकार ने तक सभी फ्लाइट बुकिंग रोक दी गई है। हाइफा में हुए विस्फोट को इंटरसेप्टर विफलता बताया जा रहा है। ईरान पर अमेरिकी हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संतुलन की गंभीर चुनौती है। अब यह साफ हो गया है कि ईरान इजराइल संघर्ष में अमेरिका खुलकर उतर आया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध की विवीक्षा को टालने के लिए कूटनीति की अपील कर रहा है। जमीन पर हालात तेजी से नियंत्रण बाहर जा रहे हैं, शांति की संभावना धुंधली होती जा रही है और मध्य पूर्व एक बार फिर पूर्ण युद्ध की दहलीज पर खड़ा कर दिया गया है।
उधर तेल अवीव में मिसाइल हमले की जगह पर अति राष्ट्रवादी इजरायली रैपर योआव इलियासी उर्फ द शैडो के नेतृत्व में पुलिस दस्ते ने इजरायली और विदेशी पत्रकारों को अलग कर दिया। इजरायली सेना ने उत्तरी शहर हाइफा में आज सुबह हुए विस्फोट पर एक बयान जारी किया है, जबकि वहां हवाई हमले की कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। बयान में कहा गया है कि आज सुबह ईरान से इजराइल राज्य के क्षेत्र की ओर किए गए प्रक्षेपणों के दौरान हाइफा शहर में कोई अलर्ट सक्रिय नहीं किया गया था। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि शहर के क्षेत्र में गिरावट का पता चला था और इंटरसेप्टर विफलता की संभावना की जांच की जा रही है। यह भी कहा गया है कि यह चेतावनी प्रणाली में कोई खराबी नहीं है और क्षेत्र को अग्रिम चेतावनी जारी की गई थी। घटना की जांच की जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ईरान की धरती पर इस बमबारी और सुनियोजित तरीके से की जा रही हत्याओं की निंदा की है। पार्टी ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी की तरफ से एक वक्तव्य को जारी किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईरान की धरती पर इस बमबारी और सुनियोजित तरीके के अंतर्गत की जा रही हत्याओं की निंदा करती है। इससे युद्ध और भड़कने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, जिसके गंभीर क्षेत्रीय एवं वैश्विक परिणाम होंगे। हाल ही में इजराइल द्वारा गजा में की गई क्रूरतापूर्ण और अमानवीय कार्रवाइयों की तरह ही ईरान के खिलाफ यह सैन्य कार्रवाई भी आम नागरिकों के जीवन और क्षेत्रीय स्थिरता को ताक पर रखकर की जा रही है। उधर ब्रिटेन ने इस हमले से अपना हाथ साफ कर लिया है। ब्रिटेन ने साफ किया है कि वह इस हमले में शामिल नहीं था। अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमले की जानकारी ब्रिटेन को पहले दे दी गई थी, लेकिन मदद के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था। ब्रिटेन इस हमले में शामिल नहीं था, ना ही उसे अपने डिएगो गार्सिया बेस के इस्तेमाल के लिए कोई अनुरोध मिला, परंतु हमले से पहले उसे सूचित अवश्य कर दिया गया था। यह जानकारी ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने रविवार को दी। रेनॉल्ड्स ने स्काई न्यूज को बताया कि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर सुबह सहयोगी देशों से बातचीत करेंगे। उधर कतर के विदेश मंत्रालय ने रविवार को अपनी एक पोस्ट में कहा है कि ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों के बाद उत्पन्न हुए खतरनाक तनाव के बहुत ही गंभीर और विनाशकारी परिणाम निकलेंगे, जिनका असर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। कतर ने तनाव कम करने और कूटनीति का आह्वान किया है तथा आज सुबह ईरान के परमाणु स्थलों पर इजराइल के हमलों में अमेरिका के शामिल होने के बाद क्षेत्र में गंभीर नतीजों की चेतावनी दी है। कतर के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर अरबी भाषा में लिखे पोस्ट में लिखा है कि दोहा सभी सैन्य अभियानों को रोकने तथा लंबित मुद्दों को हल करने के लिए तुरंत बातचीत और कूटनीतिक रास्तों पर लौटने की आवश्यकता पर बल देता है। पोस्ट में आगे कहा गया है कि विदेश मंत्रालय चेतावनी देता है कि क्षेत्र में वर्तमान में व्याप्त खतरनाक तनाव के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर गंभीर नतीजे होंगे। कतर ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए विवादों और संकटों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल करने के उद्देश्य से सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए अपने पूर्ण समर्थन की पुष्टि की है। दूसरी तरफ ईरान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमलों की जांच कराने की मांग की है। ईरान ने एसएनएन समाचार नेटवर्क को बताया कि देश के परमाणु प्रमुख मोहम्मद इस्लाम ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी को पत्र लिखा है। इस्लाम ने ग्रॉसी से अमेरिकी कार्रवाई की निंदा करने और उचित कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने ग्रॉसी की निष्क्रियता और मिलीभगत की आलोचना की और कहा कि ईरान उचित उपाय करेगा। इसमें कहा गया है कि यह पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों, विशेष रूप से परमाणु और प्रसार संधि के घोर उल्लंघन के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त करता है। इससे पहले ग्रॉसी ने कहा था कि वे अमेरिकी हवाई हमलों के बाद IAEA के 35 राष्ट्र बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक आपातकालीन बैठक बुला रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक नया बयान जारी किया है, जिसमें यूरोपीय अधिकारियों द्वारा ईरान से अमेरिकी हमलों के बाद बातचीत में वापस लौटने का आग्रह करने पर टिप्पणी की गई है। अब्बास अरागची ने लिखा कि पिछले हफ्ते हम अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे जब इजराइल ने इस कूटनीति को खत्म करने का फैसला किया। इस हफ्ते हमने E3 EU के साथ बातचीत की जब अमेरिका ने इस कूटनीति को खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने आगे कहा कि आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि के लिए यह ईरानी है जिसे बातचीत की मेज पर वापस लौटना चाहिए, लेकिन ईरान उस चीज पर कैसे वापस लौट सकता है जिसे उसने कभी छोड़ा ही नहीं, उड़ाया तो दूर की बात है। उधर लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद संयम बरतने का आह्वान किया। इस चिंता के बीच की हिजबुल्लाह इस लड़ाई में शामिल हो सकता है। उन्होंने रविवार को एक्स पर एक बयान में कहा कि लेबनान, इसके नेतृत्व पार्टियों, लोगों को आज पहले से कहीं ज्यादा एहसास है कि इसने अपनी धरती और क्षेत्र में छिड़े युद्धों के लिए भारी कीमत चुकाई है। यह और अधिक भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसा करने में कोई राष्ट्रीय हित नहीं है, खासकर तब जब इन युद्धों की लागत इसकी वहन करने की क्षमता से परे थी और होगी। उधर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज सुबह
ईरानी परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों के बाद इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष पर चर्चा के लिए एक आपातकालीन सुरक्षा कैबिनेट बैठक आयोजित करेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के कार्यालय ने इसकी घोषणा की है। मैक्रो, जिन्होंने सऊदी अरब और ओमान सहित कई अरब नेताओं के साथ संघर्ष पर चर्चा की है, दिन के दौरान यूरोपीय क्षेत्रीय नेताओं के साथ आगे बात करेंगे। फ्रांस ने अमेरिकी हमलों से खुद को अलग कर लिया है और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है। फ्रांसीसी विदेश मंत्री जीन नोएल बेरोट ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि फ्रांस ने अमेरिकी हमलों से खुद को अलग कर लिया है। फ्रांस ने सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है और उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के 3 स्तरों पर कल रात संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। उसने इन हमलों या इनकी योजना में भाग नहीं लिया। वह पक्षों से संयम बरतने का आग्रह करता है ताकि संघर्ष को बढ़ाने वाले किसी भी तरह के तनाव से बचा जा सके। उन्होंने लिखा कि इस संदर्भ में हमारी प्राथमिकता हमारे एजेंटों और नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्र में हमारे हितों और भागीदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। फ्रांस ने ईरान द्वारा परमाणु हथियार हासिल करने के प्रति बार बार अपना दृढ़ विरोध व्यक्त किया है। फ्रांस का मानना है कि इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए परमाणु अप्रसार संधि के ढांचे के भीतर बातचीत के माध्यम से समाधान की आवश्यकता है। वह अपने भागीदारों के साथ मिलकर इसमें योगदान देने के लिए तैयार है। फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के बयान पर ध्यान दिया है, जो पुष्टि करता है कि इस स्तर पर विकल्प के उच्च स्तर का पता नहीं चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियन के साथ क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुई तनातनी पर गहरी चिंता व्यक्त की। बातचीत और कूटनीति के महत्व पर जोर देते हुए श्री मोदी ने दोहराया कि दीर्घकालिक क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तनाव कम करना जरूरी है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियन से बात की। हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की, हाल ही में बढ़ती हुई तनातनी पर गहरी चिंता व्यक्त की, आगे बढ़ने के लिए तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के लिए अपना आह्वान दोहराया और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की मांग की। अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर किए गए हमले पर CPI महासचिव डी राजा ने कहा कि हमारी पार्टी अन्य सभी वाम दलों से बातचीत कर रही है। हम अमेरिका की ईरान पर बमबारी, मोदी के खामोश रहने और भारत की नीति पर एक शब्द भी न बोलने की कड़ी निंदा करते हुए एक विस्तृत बयान जारी करेंगे। ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमले पर श्रीनगर में PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि इस्लामिक सहयोग संगठन ने तो चुप्पी साधी ही है, लेकिन भारत ने तो हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में रुख अपनाया है। ईरान भी फिलिस्तीनी लोगों के पक्ष में खड़ा है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि भारत भी वह रुख नहीं अपना रहा है जो उसे अपनाना चाहिए। आखिर ईरान फिलिस्तीनी लोगों के पक्ष में खड़ा है। तो ईरान पर अमेरिका का हमला सिर्फ एक हवाई कार्रवाई नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति की नई दिशाओं की ओर इशारा है। जहां ट्रंप की ताकत से शांति की नीति को कुछ देश समर्थन दे रहे हैं, वहीं दुनिया का बड़ा हिस्सा इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मान रहा है। मिसाइलें चल रही हैं, बयानबाजियां तेज हैं और शांति वो पीछे हटती जा रही है। ऐसे समय में जब दुनिया पहले से ही कई संकटों से जूझ रही है, यह टकराव मानवता को एक और त्रासदी की ओर धकेल सकता है। सवाल यह नहीं कि अगला हमला कब होगा, सवाल यह है कि क्या कोई इसे रोक पाएगा। क्या कूटनीति की भाषा फिर से जिंदा हो पाएगी या इतिहास एक और युद्ध की गवाही देगा? कमेंट करके बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। फिलहाल मुझे यानी अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।